सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वी कैन ऑल्सो से एनर्जी ओवर टाइम। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पावर के क्या फॉर्मूलाज पढ़े हैं? वी आई स्केयर आर एंड वी स्केयर ओवर आर, राइट? तो उसने बोला है हम्म। व्हाट इज करेक्ट सिंबल फॉर मिलियंस ऑफ वोल्ट। मिलियंस का मतलब क्या होता है? 10 to the power of 6। तो ये मेगा है, मेगा इज 10 to the power of 6। ये कोई यूनिट होता ही नहीं है। ये मिली है, इट्स 10 to the power of -3। अगेन ये कोई यूनिट होता ही नहीं। so leaving us with only B and D option। so out of these which would be the right option? Option number D, because millions of watts हमने चूज करना था। ओके। ठीक देन उसने हमें कहा हुआ है कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वी हैव फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है? एनीथिंग दैट कुड बी measured। ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी को हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते थे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स कौन से होते थे? ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर्स क्या होते थे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो आउट ऑफ इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हो गया। अ रनर्स एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मतलब स्पीड हमारे पास क्या होती है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये ऑप्शन निकल जाएगा। अ स्नेल क्रॉल्स एट 3 meters इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स लैटिस। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अ टूरिस्ट ट्रेवल्स 500 kilometer ऑन अ जर्नी। तो मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। तो which one is going to be the right option? बी। Option number 1 and 3, which is B। देन हमारे पास क्या है? स्टूडेंट मेजर्स द स्पीड ऑफ अ ट्रॉली एट 1 instant। द स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज 1 and 2 seconds later the speed is वो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम। तो फाइनल हमारे पास क्या है? 4। इनिशियल हमारे पास क्या है? 1। एंड टाइम इज 2। तो 3/2 इज 1.5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। देन हमारे पास क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है, और उसने कहा है व्हाट डज द शेडेड एरिया। तो एरिया इन द ग्राफ हमें क्या शो कर रहा होता है? द व्हाट डिस्टेंस। इज द ग्राफ इज ऑलवेज डिस्टेंस। तो वी आर ओनली गोइंग टू लुक फॉर दैट ऑप्शन, और वो कहाँ पे आ रहा है? सी में। देन टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया। Two men jumps out of an aeroplane at the same time. One of the man open his parachute and the other man remains in free fall. Why is the man in free fall moving faster than parachute? Because parachute ने तो क्या अचीव कर लिया है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, whereas फ्री फॉल के ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस तो लग नहीं रही है। The only force that is acting on the object is the force of gravity। Are you clear about these two sections? या। Keeping that in view, we know that the man in free fall experience a greater air resistance. No, उस पे तो air resistance है ही नहीं। The parachute has not reached terminal velocity. This is also wrong. The man in free fall has a greater mass. उसने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया हुआ कि डिफरेंट है या कुछ भी इस तरीके के। फिर leaving us with only one option, the parachute experiences a greater air resistance because उसका surface area क्या है? Bigger है, and उस पे air resistance भी act कर रहा है on contrary to the other man which is falling freely। ओके। ठीक। अब इस क्वेश्चन में तो विदाउट डाउट ऑप्शन नंबर डी में जाना है, क्योंकि जब भी इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर
और कर्व्ड पाथ, उसकी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है हमेशा? टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ये तो सेंटर नहीं बनेगा हमारे पास, अगर कर्व ले रहा है तो कर्व के अकॉर्डिंगली सेंटर क्या बनेगा? ये, विच कुड बी द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ओके, Could you explain that again? whenever an object moves in a circle, the resultant force always act towards the center ना, सेंट्रिपिटल फोर्स जो होती है। जी। तो कीपिंग दैट इन व्यू, अगर हम इसको एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करें तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? डी की डायरेक्शन में या सी की डायरेक्शन में? बिकॉज सर्कल का सेंटर हमेशा कहाँ होगा? इवन अगर वो इस पोजीशन पे भी हुआ तो भी सेंटर कहाँ पे बनेगा? इस तरीके से, नॉट डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, कभी भी नहीं होता। ठीक है, जी। देन नेक्स्ट इज पैसेंजर इज सिटिंग इन एन एरोप्लेन which takes off and climbs to 10,000 meters. We have distance. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस टू द मास एंड टू द वेट ऑफ द पैसेंजर? तो मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑप्शन नंबर सी एंड डी। अब हमने वहां से शॉर्ट लिस्ट करना है कि वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो उसने कहा पैसेंजर इज सिटिंग इन अ प्लेन विच टेक्स ऑफ एंड क्लाइम्स टू 10,000। अब हमें पता है कि व्हेन वी गो एट अ हायर हाइट्स जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। तो वेट भी क्या होगा? डिक्रीज। जब हम जाते हैं डेप्थ में तो हम सेंटर के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो जी की वैल्यू क्या होती है? स्ट्रॉन्गर और ग्रेटर। ठीक है, तो सिंस इट्स गोइंग अप, दैट इज सेंटर से अवे जा रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी वाले पोर्शन में डब्ल्यू भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। देन मोमेंट्स आ गया। मोमेंट्स में हमें किन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है? F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। ये भी सिर्फ कब? जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टेबल। और स्टेबिलिटी किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन लोअर सेंटर ऑफ मास एंड वाइडर स्पेस। ठीक है, अब उसने पिवट दिया हुआ है हमें, उसने कहा है मास ऑफ द ट्रैप डोर फाइंड आउट करना है। वो कहां से मिलेगा? वेट से मिलेगा। वेट का पिवट से क्या डिस्टेंस बन रहा है? 30, और 15 का कितना बन रहा है? 60। बिकॉज हमेशा 4 से पिवट तक का डिस्टेंस लेना होता है, नेवर एनी अदर डिस्टेंस। ठीक है, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू वेट विच इज अननोन, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना है? 30। ओके, ठीक है। so it's going to be 50 into 60 divided by 30, 0 0 से cancel out हो गया। 3 5 से 15, 5 6 से क्या होता है? 30। तो 30 न्यूटन आ गया। हमें क्या चाहिए? मास। तो हम इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 10। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी। ओके, जी। अभी आप मुझे बताओ, which part of the graph shows the limit of proportionality? P, right? Yes, because at that point the graph curve, और जिस पॉइंट पे कर्व आता है दैट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर हमें क्या फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज याद रखते हैं। एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द एक्सटेंशन which is change in length minus original length। ओके, जी। अब इसमें कौन सा
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है? वी हैव टू फॉर्मूलाज फॉर प्रेशर, कौन कौन से? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ये किस लिए यूज होता है? फ्लूइड्स के लिए। ये किस लिए यूज होता है? सॉलिड। ठीक हो गया। अब प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स होता है। तो कौन सा ग्राफ चूज करेंगे हम लोग? इज इट गोइंग टू बी ए, बी, सी और डी? C. नहीं, डी। सी तो हमारे पास हमेशा कर्व होता है। ठीक है। और वो भी क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर एंड एरिया का इनवर्स रिलेशनशिप तो है ही है, एट द सेम टाइम नॉन यूनिफॉर्मिटी भी होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज कभी भी नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिकल Okay. केसेस में जाके और फैक्टर्स भी तो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। जी ठीक। मतलब सी इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट वी डोंट गेट अ यूनिफॉर्म ग्राफ। फिर उसने बोला है पैराशूटिस्ट हैज ओपन हिज पैराशूट एंड इज फॉलोइंग to the earth at a constant speed. What is the principal energy conversion taking place as it falls? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? प्रिंसिपल उसने बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो रही है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से थर्मल एनर्जी के अंदर। ठीक है। But then what dimension principal energy? दैट इज के हमें पता है ना कि जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो उसका वेट डाउनवर्ड कर रहा होता है, एट द सेम टाइम एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट टू एक्ट ऑन इट व्हिच रिड्यूसेस द एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी में वेस्ट हो रही है इस वजह से। Could you repeat that? लाइक मतलब व्हेन समथिंग इज फॉलिंग अक्रॉस एंड इज एक्सपीरियंसिंग एयर रेजिस्टेंस, तो प्रिंसिपल एनर्जी कन्वर्जन क्या हो रही होती है? आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है ना, इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। और जब जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है तो वो कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल। जी ठीक ठीक है। है। Subject falling through air experiences air resistance. So work is done against friction. Next is उसने बोला है कि a student pulls a piece of tape through a ticker tape every 0.2 seconds. The timer prints a dot on the tape. First, the tape is pulled quickly, then slowly, then quickly again. Which would be the right option? सबसे पहले क्या है? क्विकली, देन स्लोली, देन क्विकली अगेन। So which do you think would be the right option? C and D तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। I think A. ए तो स्लोली पे जाएगा ना, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्लोली जाएगा तो डॉट्स कंसेक्टिव आएंगे, जब फास्टली करेगा तो नेक, क्योंकि वो फास्ट मतलब आउट हो रही है तो टिक होने में टाइम लगेगा, नेक्स्ट वाले में गैप्स जी ज्यादा समझ होंगे। गई। अब इसमें देखो कोई प्री नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इमेजिन करना था कि ओके व्हाट्स गोइंग टू बी देयर। ओके। जी अच्छा जी। A small stone is dropped from top of a ladder, falls and hits the ground. It does not rebound. So, which could be the right option? ऑप्शन नंबर ए एंड बी तो क्लियरली कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, हम्म, क्योंकि उसने हमें ए रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं बोला हुआ। ए एंड बी तो कैंसिल आउट हो गए।
leaving us option number D, C and D. So which is going to be the right option? Would it be C? And why is that? Because it does not rebound, तो उसकी velocity zero ही होगी direct. Option number C. Okay. An aircraft flying at constant height is gaining speed. So which would be the right option? I would expect the answers within seconds because it's very easy. दो है कि height constant है but speed gain हो रहा है. Is it C? Because height constant की वजह से ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन सिंस इट्स गेटिंग स्पीड तो उसकी ये फोर्स क्या होगी, बिगर, तो टी इज ग्रेटर देन आर. अगर वो डिक्रीज हो रहा होता तो हमने लेस देन वाली ऑप्शन चूज करनी थी, अगर दी होती हमें तो. When a car travels along a road, the driver stops the car by pushing his foot down on the pedal brake. What does not change if he pushes on the brake pedal harder? Clearly उसके thinking distance पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि thinking distance has nothing to do with the braking distance. बाकी सब तो सेम है ना, क्योंकि अगर हार्डर पुश करोगे तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा, फोर्स भी ग्रेटर हो जाएगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा. इन सब पे द ओनली थिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड इज द थिंकिंग डिस्टेंस. Is that like the how fast he reacts? यस, दो होते हैं ना हमारे पास, एक थिंकिंग डिस्टेंस होता है, एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है. स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो सम ऑफ थिंकिंग एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस के इक्वल होता है. Okay. Then उसने कहा person of weight 600 Newton at the bottom of the mountain climbs to the top, the gravitational field strength changes from 10 at the bottom to uh, his mass is unchanged as he climbs. What are his masses and weight? तो mass तो unchanged होगा, तो mass की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 60. तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी. वेट ने वेरी करना है. अब वैल्यू क्लियरली ड्रॉप हुई है, तो वेट की वैल्यू ने भी क्या होना है, कम होना है, तो वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं Okay. है. ओके. जी. देन उससे बोला है, a box has an internal volume of 1000 centimeter cube. When a solid block is placed in a closed box, volume of the air in the box is 520 centimeter cube. The density of the air is this. What is the mass of the object? अब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसने दी हुई है, एंड यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि देखो इनिशियली क्या था, 1000. जब सॉलिड ऑब्जेक्ट पुट किया तो कितना रह गया, 520. इन दोनों को माइनस करें तो क्या आता है, 480. जी. तो 480 डिवाइड बाय 8 कर दो. डेंसिटी किसकी इक्वल होता है, मास ओवर वॉल्यूम. तो 480 इंटू 8 कर दें तो क्या आंसर आएगा, 480 into B 3840. देन ये मैंने अभी इसका अब आपको ये डिस्कस करवाया था. व्हाट विल द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन? Is it B? Is it B? B, only base area and location of center mass. Yes.
नहीं नहीं, सिर्फ बेसिकली सिर्फ बेस एरिया पे वो डिपेंड करता है। whenever we question हाँ, बेस एरिया इन द सेंटर ऑफ द लोकेशन ऑफ द मास बी, सॉरी। देन उसने बोला है व्हाट इज द वेट ऑफ द सेंटर। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा? F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। फोर्स की वैल्यू क्या है? 4। डी की वैल्यू क्या है? 10। फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता और उसका डिस्टेंस कितना है? 40। बिकॉज यहाँ से अगर 10 है और ये 50 सेंटीमीटर मार्क पे है तो ये कितना होगा? 40। ठीक है। 40 डिवाइड बाई 40 क्या हो जाएगा? 1। तो उसने हमें पूछा हुआ वेट, तो कौन सी ऑप्शन होगी? ओके। जी। देन उसने प्रेशर बोला हुआ है, प्रेशर के लिए हमें सिर्फ ये दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, कभी भी हमें हाइट रिक्वायर्ड नहीं होती है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज गिवन एज 96000 डिवाइडेड बाय 2 into 0.80। तो डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है। Always remember, we are only going to use these values. Height has nothing to do with it. डी। Then we have, okay, you go for this one. An engineer designs a dam which factor determines the pressure at X. Fluids में pressure किन चीजों पे depend कर रहा होता है? Density, gravity, and height. So which would be the right option? ए। Yes. फिर उससे बोला at which point does have the maximum gravitational potential energy। वो तो obviously maximum height पे ही होगा, तो option number A। देन उसने बोला हुआ है एनर्जी बनानी है वेर मास, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? आइंस्टाइन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है? 8.8 इंटू 10⁻³ एंड सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻8। मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आ रहा द है। आंसर ए, इज बी। सॉरी, द आंसर इज बी, राइट? Oh no, wait. एम सी स्क्वायर है। Yeah. स्टिल भी Mm, I'm getting 7.9 times 10 to the power negative 13. हाँ, तो डी ही आएगा ना। Okay. देन वी हैव, उसने बोला है after t is equals to 0.20 seconds, the ball falls at a constant speed. Explain using idea about forces why the speed of the ball is constant after 0.2 seconds. हमने बहुत दफा किया, फिर मल्टीपल एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं। किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे? टर्मिनल Not sure. वेलोसिटी। ठीक है। बिकॉज जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, दैट इंडिकेट्स दैट वेट हैज बिकम इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस। Then objects Uh, fall with maximum constant speed which is known as terminal velocity। कभी भी object falling का question आए and he asks you to discuss the motion of that object, always go for terminal velocity। ठीक है। until unless it's mentioned कि air resistance absent है, फिर हमारा जो जो आंसर है ना वो थोड़ा सा करेगा। बट क्लियरली हम ग्राफ से देख सकते हैं द स्पीड हैज बिकम कांस्टेंट, विच मींस के रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई है? जीरो। कॉज वेट एंड एयर रेजिस्टेंस क्या हो गई है? इक्वल। जी, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट फॉल विद कांस्टेंट स्पीड। देन उसने क्या कहा है?
स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो वो हमें पता क्या होती है, 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने कहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेकेंड बॉल एट 0.20 सेकेंड। स्पीड की वैल्यू क्या है हमारे पास? Distance over time. नहीं, हमें एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात करनी है ना। All right. Final तो speed minus speed over the time. क्योंकि ग्राफ है स्पीड ओवर टाइम का, हमारे पास एक्सेलरेशन है कहीं पे गिवन। At equal zero, different ball is brought from rest and the opponent's ball has a constant acceleration equal to gravity after the opponent's acceleration decreases. So, remind the speed of the second ball at 0.20 seconds. तो हमें at 0.20 seconds करना है, तो टाइम हमारे पास g की वैल्यू क्या हो गई है, 10 v माइनस यू ओवर टी। टी कितना है, 0.20 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्पीड कितनी बन जाएगी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फ्री फॉल वाली, विच इज 10, और टाइम कितना है, 0.20। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। Okay. देन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम फोर्स ऑब्जेक्ट कैन withstand without permanent change in shape। तो उसने कहा था 4 न्यूटन वेस्ट इज रिप्लेस्ड विद 2 न्यूटन, कैलकुलेट द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। लेट्स से कि पहले क्या थी, अनस्ट्रेच्ड है 8 एंड 4 के ऊपर कितनी है 14, विच मींस एक्सटेंशन कितनी हुई है 6 सेंटीमीटर की। ओके, किस पे, फोर्स पे, 4 न्यूटन के ऊपर। आर वी क्लियर? G. अब उसने फोर्स को क्या कर दिया हुआ है, हाफ, Half. विच मीन एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगी, हाफ, तो 3 सेंटीमीटर एट 2 न्यूटन। क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज नॉट रीच्ड ना, तो जो इफेक्ट्स हैं वो भी क्या रहेंगे, न्यूमेरिकली हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फोर्स रिड्यूस हो गई है टू हाफ ऑफ इट, तो एक्सटेंशन भी क्या रिड्यूस हो जाएगी टू हाफ ऑफ इट। ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन ऊपर कर दिया है। डिस्क्राइब हाउ द apparatus इज यूज्ड टू obtain readings to plot an extension load graph. What would be your answer to this question? How would you answer this part? Obviously, we'll put some loads and then we'll calculate the extensions accordingly. ठीक है? And with those readings, we're going to draw the force extension graph. ठीक। So add different loads and measure extension accordingly. Then draw force extension graph. Then here, explain how pushing the brake pedal makes the brake shoe rubs against the drum। अब obviously जब हम brake shoe को press करेंगे तो through liquid pressure कहाँ होगा, transfer होगा कहाँ पे, drum में। ये देखो ना, ये pedal है, pedal is connected to this one, यहाँ पे हमारे पास fluid है, so through fluid pressure will be transferred to the drum। आगे क्या लिखेंगे,
which pushes the slave piston and stops the vehicle. अब देखो, जब प्रेशर यहां से इसको प्रेस किया, ये पुश होगा यहाँ पे, फ्लूइड पे क्या जाएगा, प्रेशर, वो प्रेशर कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। उसकी वजह से ये दोनों साइड से क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट उसने प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज 140 एंड एरिया इज 2, तो क्या आ जाएगा, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 140 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसने कहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज चेंज टू 2.8, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। प्रेशर का फॉर्मूला इज सेम, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज 70 इंटू 2.8, तो 140 ही क्या हो जाएगा, 72.8, 196। which is rounded off to 200 न्यूटन। ठीक। ठीक है। जी।